वैसे तो हर फेस्टिव सीजन में रियल एस्टेट के लिए एक बड़ी उम्मीदें होती हैं, बड़ा खास होता है। सेंटिमेंट अगर मैं आपसे पूछूं तो इस दिवाली रियल एस्टेट के लिए कैसा? सिग्निफिकेंटली हाई फुटफॉल्स भी हुए हैं, जो कि ड्रिवन है इंटरेस्ट रेट्स, जीएसटी कट्स, इनकम टैक्स कट्स, इन सब को लेके जो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना है उसके कारण। कैसी रही ये दिवाली? बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है कस्टमर से। एक डिक्लाइन तो दिख रहा है, इसको मैं कैसे समझूं? हाउसिंग सेल अब इतनी आसान रहने नहीं वाली है। जहां डिमांड कम थी वो वापस से आती हुई दिख रही है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अफोर्डेबल क्लास। जो सप्लाई है अभी भी वो मिडल वाले सेगमेंट में नहीं आ रही है। प्राइस में फिट बैठ जाए ऐसा घर चाहिए और अब उसकी डिमांड भी आएगी और उसकी सप्लाई भी आएगी। अगला जो बेसिकली वेव है वो मिडिल इनकम में ही है। अफोर्डेबल हाउसिंग मेरे ख्याल से प्राइवेट डेवलपर्स डिलीवर कर ही नहीं सकते इंडिया में। कमर्शियल रियल एस्टेट की बात करें, सबसे ज्यादा लीजिंग हुई, क्या ये सारी की सारी हमको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी हाउसिंग में भी? उसका इम्पैक्ट इनकम्स पे आएगा, एम्प्लॉयमेंट पे आएगा और डेफिनेटली हाउसिंग में आएगा। वो एक घर खरीदार जिस असमंजस में था, मैं क्या करूं क्या ना करूं, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रॉपर्टी को उसी तरह एनालाइज करिए जैसे कि आपको खुद वहां रहना। हम लोग इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं, इस कारण से हमें प्रोडक्ट दिखता है कि बहुत एक्सपेंसिव है। हेलो, वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं द रियल एसेट शो पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ आपका होस्ट मैं विपिन भट्ट। तो वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत इसलिए दोबारा और वेलकम बैक इसलिए क्योंकि दिवाली पर हमने आपसे खास मुलाकात की थी और उसके बाद अब दिवाली बीत चुकी है। मतलब एक फेस्टिव सीजन का जो पीक होता है ना, ऐसा आप कर्व बनाए तो उसका जो पीक पॉइंट है वो जा चुका है और अब बारी है कि फेस्टिव सीजन को भी आगे बढ़ाएं और दिवाली पे क्या कुछ हुआ है जरा उसको भी देखें समझें। बात दिवाली की क्यों? क्योंकि इस फेस्टिव सीजन में, वैसे तो हर फेस्टिव सीजन में रियल एस्टेट के लिए एक बड़ी उम्मीदें होती हैं, बड़ा खास होता है। जिस तरीके से भारत में परंपरा है कि ये जो नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3-4 महीने होते हैं, इसमें हमारे तमाम फेस्टिवल्स आते हैं। दशहरा हुआ, दिवाली हुआ, धनतेरस हुआ और इस समय लोग जम के खरीदारी करते हैं। इस बार मौका इसलिए थोड़ा खास था क्योंकि जीएसटी का एक फायदा मिला था। इनकम टैक्स में जो बड़ी रिलीफ साल के शुरुआत में मिली थी उसका एक असर देखने की उम्मीद थी। लगातार जो रेट कट्स मिले हैं हमें रिजर्व बैंक से, उसकी वजह से जो होम लोन सस्ते हुए हैं, खास तौर पे मैं बात करूं अगर रियल एस्टेट की, वहां पर एक उम्मीद बंधी थी कि क्या उससे रियल एस्टेट को एक नया पुश, एक नया ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। वैसे रियल एस्टेट मार्केट ओवरऑल ठीक कर रहा था, लेकिन एक बड़ा तबका जो कि मिडिल क्लास का है या एक मिडिल से लेकर हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें, वहां थोड़ा सा हमको एक ठहराव दिखने लगा था। तो क्या इस दिवाली पर वहां कुछ बात आगे बढ़ती हुई नजर आई? प्रीमियम सेगमेंट तो अच्छा कर ही रहा था। अच्छा, एक बात और है इंपॉर्टेंट कि हमने देखा कि ये जितनी भी चीजें मैंने बोली, चाहे जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, इन सब का एक इम्पैक्ट दिखा हमें जनरल शॉपिंग पे। जो बाकी की शॉपिंग होती है वो भी लोग इसी समय के आसपास करते हैं, इंतजार करते हैं कि सेल्स लगेंगी और बहुत कुछ होगा या ये मौका इतना खास है। तो वहां तो बड़े रिजल्ट आए हैं। वहां पर हमने देखा मल्टीपल फोल्ड लोगों ने स्पेंड किया है, 10 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। लेकिन रियल एस्टेट में क्या हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, नंबर रिफाइंड होके आते आते वक्त लगता है क्योंकि रियल एस्टेट का मामला थोड़ा अलग है। बहुत ही हाई टिकट ये मामला रहता है, लाखों रुपए की बात होती है, ट्रांजैक्शन कन्वर्ट होते हैं, पहले बुकिंग होती है, ट्रांजैक्शन होता है, डिलीवरी होती है, लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन मोटी मोटी तस्वीर जरूर हम देख सकते हैं। तो आज वही कोशिश करेंगे जानने की द रियल एसेट शो के अंदर। इसके लिए हमने 2 खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। एक से हम बात करेंगे सेंटिमेंट की और दूसरे से बात करेंगे नंबर्स की। तो हमारे कार्यक्रम में आज शामिल हो रहे हैं आशीष महाजन साहब, जो कि को फाउंडर है प्रॉप स्टोरी के। उनसे जानेंगे कि क्या सेंटिमेंट में किसी तरह का बदलाव आया है। डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं बहुत सारे डेवलपर्स से, बहुत सारे बायर्स से। और अमित अग्रवाल साहब हैं जो कि को फाउंडर भी हैं, CEO भी हैं NoBroker.com के, और इनके पास मुझे लगता है कि रियल नंबर इनकी वेबसाइट पे क्लिक हुआ होगा जिससे एक तस्वीर ये बता पाएंगे कि भाई ये दिवाली पे क्या परिवर्तन आना शुरू हुआ है। तो आप दोनों ही महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है द रियल एसेट शो में। और आज मुझे लगता है बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत आपसे होनी जा रही है क्योंकि हमारे दर्शकों को भी इंतजार है कि ये दिवाली रही कैसे। दिवाली के पहले हमने बड़ा बिल्टअप किया कि भाई काफी सारा चेंज देखने को मिल सकता है, रियल एस्टेट के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। लेट्स सी कि हुआ क्या है। तो जैसा मैंने कहा, 2 चीजें हैं, एक सेंटिमेंट है और एक रियल नंबर है। तो पहले सेंटिमेंट समझ लें। आशीष जी, आपसे जब बात भी हो रही थी, आपने एक दूसरे हमारे कार्यक्रम में जिक्र भी किया था कि कैसे दिवाली पर लोगों का अप्रोच रहा।
फुटफॉल पे क्या हुआ, बुकिंग्स में क्या हुआ, जो बातचीत आपकी होती है, चाहे वो ब्रोकर्स हों, चाहे वो फिर डेवलपर्स हों या इवन खरीदारी हो, सेंटिमेंट अगर मैं आपसे पूछूं तो इस दिवाली रियल एस्टेट के लिए कैसा था? विपिन जी, इस साल देखा जाए तो साल के स्टार्ट में हमें डायरेक्ट टैक्सेस में रिलीफ मिली जो मिडिल क्लास को इमिडिएटली बेनिफिट देती है। और दूसरा फिर हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि जीएसटी है उसके अंदर हमें रियायत मिली। अब जो आपने सेंटिमेंट वर्ड यूज किया है, बहुत सारी चीजें हमारे किसी भी इकोनॉमी को पुश करने के लिए सेंटिमेंट का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कस्टमर, बायर, इन्वेस्टर सबका कॉन्फिडेंस जब ज्यादा होता है तभी वो आगे अपने डिसीजंस ले पाते हैं। अब अगर हम पिछले 4-5 साल पोस्ट कोविड की अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट की जर्नी क्या रही है कि पहले आप एक ट्रफ से निकले बिकॉज टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी कोलैप्स कर गई थी। ठीक है, तो उस समय रियल एस्टेट में डेवलपर्स को भारी नेगोशिएशंस और नेगोशिएटेड रेट्स और ऑफर्स दे दे के अपनी रेडी इन्वेंट्री को निकालना पड़ा था। फिर एक समय ऐसा आया कि रेडी इन्वेंट्री मार्केट से ऑलमोस्ट खत्म हो गई, जो कि आज भी वो सिनेरियो, क्योंकि अगर कोई नया प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ है, जो 2021, 2, 3, 4 इसमें प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं और 25, 26, 27, 28, 29 में ये जाके सब डिलीवर होंगे जो अभी तक लॉन्च हुए। तो रेडी इन्वेंट्री सब निकल गई, फिर न्यू लॉन्चेस बहुत तेजी से कंज्यूम हुए और हमने देखा कि रियल एस्टेट में जो उछाल आया है कई सालों का, एक तरह से जो डिमांड, पेंट अप डिमांड थी, वो मार्केट में आई और उसने ऑलमोस्ट सब पहले एंड यूजर्स आए जिन्होंने रेडी प्रॉपर्टी ली, फिर एंड यूजर्स प्लस इन्वेस्टर्स आए जिन्होंने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को खरीदा, और डेवलपर्स का कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई रहा है। उन्होंने ये देखा कि लग्जरी हाउसिंग के अंदर डिमांड काफी अच्छी है, बिकॉज जिसको जो 2 BHK पहले सोचता था वो 3 में जा रहा था और 3 वाला 4, और फिर हमारे यहाँ पे अल्ट्रा हाई नेट वर्थ जो इंडिविजुअल्स हैं वो सिग्निफिकेंटली एक्सपेंसिव हाउसिंग की तरफ बहुत अच्छे से उनका आना चालू हुआ। तो बहुत डेवलपर्स ने उस हिसाब से अपनी ऑफरिंग्स को रखा। हाउएवर मैं पिछले 1 साल से यही व्यू मेंटेन करके रखा हूं कि जो अफोर्डेबल कैटेगरी, अफोर्डेबल मतलब मिडिल क्लास की भी जो अफोर्डेबिलिटी है उसके बियॉन्ड रियल एस्टेट की प्राइसिंग चले गई, या फिर टिकट साइजेस उस हिसाब से चले गए कि ये लोग कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे, और जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी है वो इस कैटेगरी में वो स्लो होती जा रही है। तो अगर आप पिछले 6-8 महीनों से देखेंगे तो किसी भी शहर में आप जाएं, आपको ऑफर्स, पेमेंट प्लान्स, ये सब की आपको बहुत सारी एड्स दिखेंगी, क्योंकि हम शायद ओवरशूट कर चुके हैं वो थ्रेशोल्ड को जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट, नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो मेजॉरिटी रहते हैं। तो अब इस साल में हमें दो तरह के और बेनिफिट आए जिससे एक मिडिल क्लास आदमी के जेब में पैसा जाएगा। ओके, अब डेवलपर्स ने भी ये देखना शुरू करा है कि हमें अब इस कैटेगरी को हमें सर्व करना है। तो व्हेन आई से अफोर्डेबल, अफोर्डेबल आज की डेट में 50 लाख नहीं है, अफोर्डेबल में भी 75-80 लाख, जिसमें आपको फ्रिंजेस में आपको कुछ प्रॉपर्टीज मिलेंगी 2 BHK और, बट मोस्टली आई वुड से जो रियल मार्केट है वो 1.5 से 2 करोड़, 2.5 करोड़ तक, डिपेंडिंग ऑन सिटीज। ओके, मैं बैंगलोर की अगर बात करूं तो अप टू 2 करोड़, और मुंबई वगैरह की बात करूं तो 2.5 से 3 करोड़ तक। ये कैटेगरी में अब इस दिवाली के टाइम में मेरे हिसाब से जो अभी तक मेरी फीडबैक है कि इसमें ट्रांजैक्शंस भी हुई हैं, इसमें सिग्निफिकेंटली हाई फुटफॉल्स भी हुए हैं, जो कि ड्रिवन है इंटरेस्ट रेट्स, जीएसटी कट्स, इनकम टैक्स कट्स, इन सब को लेके जो एक जी, पॉजिटिव सेंटिमेंट बना है उसके कारण। ठीक है। तो ये तो बात हो गई सेंटिमेंट्स की और उसको अलग अलग सेगमेंट में बांट के अच्छे से एक्सप्लेन किया आशीष जी ने। नाउ कमिंग टू समथिंग विच इज लाइक ऑन द रिकॉर्ड। तो अमित जी, क्योंकि अब आपका तो रियल टाइम वेबसाइट है और वहां पर देखिए ब्रोकर्स भी हैं, वहां पर घर खरीदार भी हैं, बेचने वाले भी हैं, डेवलपर्स भी हैं, क्या निकल कर आया आपके नंबर्स में अभी तक, अगर आपने एक स्क्रीनिंग की हो, कैसी रही ये दिवाली? तो देखिए, दिवाली तो काफी अच्छी रही है रियल एस्टेट के लिए। पहले ये उम्मीद हो रही थी कि कैसा रहेगा ये सीजन। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अफोर्डेबिलिटी प्राइस बढ़ गए हैं तो पता नहीं डिमांड आएगी नहीं आएगी। लेकिन जो जो चीजें इस साल हुई हैं, चाहे वो जीएसटी कट हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे बेसिकली रेंटल में इंक्रीज हो, क्योंकि नो ब्रोकर हमारे प्लेटफॉर्म पे रेंटल भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
तो सबकी वजह से इस बार अगर आप डेटा पूछें तो करीब साइट विजिट्स इंक्वायरीज वो सबका सब 30 से 40% अप है। अलग अलग शहरों पे डिपेंड करता है। और जो प्लेटफॉर्म पर जो क्लोजर्स भी हैं, जो डील्स भी हुई हैं, वो पिछले साल के कंपैरिजन में 20 से 50% अप है। अलग अलग सिटी पर डिपेंड करता है। अब अगर आप पूछें कि इसके अंदर और डेटा क्या है, तो सबसे ज्यादा जो हमने क्लोजर्स देखे हैं और सबसे ज्यादा जो हमने इंक्रीज देखे हैं ट्रांजैक्शन में, वो हमने चेन्नई में देखे हैं। तो वहां पे हम लोग करीब 4 गुना हो गए जो पिछले साल हमने किया था। तो चेन्नई असल में इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑल्सो चेन्नई थोड़ा लैग कर रहा था, तो चेन्नई ने कैचअप किया है। उसके बाद जो हैदराबाद और बैंगलोर है, वहां हमने बेसिकली बहुत अच्छी ग्रोथ देखी है। क्योंकि हैदराबाद, पूना, चेन्नई ये बहुत ही एंड यूजर वाले मार्केट है। तो इनके अंदर बेसिकली हमने बहुत अच्छी ग्रोथ देखी है। दूसरा ये भी हो रहा है कि चूंकि इनमें से कई सिटीज जैसे कि पूना, हैदराबाद, बैंगलोर, ये काफी आईटी सिटी हैं। तो अब सभी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया है। तो उसकी वजह से जो रेंटल है उनके अंदर, वो रेंटल यील्ड जो है वो 3 से 4% चली गई है। तो उसकी वजह से भी जो एंड यूजर डिमांड है वो बहुत हाई है कि लोग सोच रहे हैं कि जब इंटरेस्ट रेट कम है तो हम लोग क्यों ना घर खरीद लें। तो वो हमने एक बहुत बड़ा चेंज देखा है। एक और चेंज जो डेटा में देखा है वो ये देखा है कि जो एज भी है लोगों की घर लेने की, हम्म। वो आज से 5-7 साल पहले हुआ करती थी 40, 45, 50, 55। वो एवरेज एज 45 के पास आती थी। लेकिन अब वो एवरेज एज बेसिकली 30 से 45 के बीच में मूव हो गई है। क्योंकि लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है, लोन बेसिकली बहुत आसान हो गया है लेना। तो ये कई सारे फैक्टर रहे हैं। तो और जो ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ डेटा जो हमने देखी है वो सबसे ज्यादा हमने हाई एंड वाले सेगमेंट में देखी है, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे अभी, आशीष जी भी बात कर रहे थे। तो वो जो टिकट साइज है वो तो नेसेसरली ऊपर चला गया है। और पर ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि बहुत स्ट्रांग डिमांड है कस्टमर से। जी। तो देखिए, आप दोनों की ही बातों का अगर मैं निष्कर्ष निकालूं, जो मेरा पहला एक आधारभूत या मूलभूत प्रश्न था कि दिवाली कैसी रही है, तो आशीष जी ने जो कहा, आपने भी जो कहा, उससे मुझे समझ में आ रहा है कि रही तो अच्छी है। हाँ, सिटी वाइज थोड़े डिफरेंशिएशन हो सकते हैं। आपकी बात से लग रहा है कि जो साउथ इंडिया है वहां पर चीज़ें चर्न आउट हो रही हैं, उसके अपने अपने कारण हैं। बाकी जो जीएसटी, इनकम टैक्स, ये तमाम चीज़ें हुई, या रेंटल यील्ड ऊपर चली गई, उससे लोगों का मन बदला कि भाई किराया इतना क्यों भरे, अपना घर क्यों ना ले लें, इंटरेस्ट रेट अभी नीचे है। तो ये सारे फैक्टर प्ले कर रहे हैं। अब अगर थोड़ा मैं डेटा स्पेसिफिक जाऊं, आशीष जी, अगर मैं मुंबई की बात करूं, मुंबई एक अपने आप में तो अलग, लेकिन फिर भी एक हमारा जिसे कहते हैं ना बेंचमार्क मार्केट है। तो उसके नंबर रजिस्ट्रेशन के आ ही जाते हैं हर महीने। तो जो ये वाला साल रहा है ना, अक्टूबर का महीना, दिवाली वाला, थोड़े लेटर हाफ में 20 तारीख के आसपास थी, लेकिन अब घरों की सेल्स राइट ऑन द डे ऑफ द दिवाली तो होती नहीं। तो करीब 11,200 यूनिट का रजिस्ट्रेशन का नंबर है, जो कि पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल था ये 13,200, वहां से 14% का डिक्लाइन है। अभी मैं इसके और बाइफर्केशन में नहीं जा रहा कि ये इसमें कौन सी यूनिट कितने की थी, वो नहीं, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन एक डिक्लाइन तो दिख रहा है। इसको मैं कैसे समझूं? देखिए विपिन जी, रियल एस्टेट में हमारी कई बार आपसे बात होती रहती है, डेटा समझना थोड़ा मुश्किल होता है। पर मैं जितनी तरह की रिपोर्ट पढ़ता हूँ, कोई कह रहा है कि अप है, कोई कह रहा है डाउन है सेल, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि मैं सबकी एवरेज लेके चलता हूँ, क्योंकि ओवर अ ट्रेंड अगर मैं एक ही रिपोर्ट को फॉलो करूँ तो वो मुझे अप डाउन, मतलब मैं साइकिल समझ सकूंगा। तो मेरे हिसाब से जो नंबर ऑफ यूनिट की सेल है लास्ट ईयर टू दिस ईयर, मोस्टली वो बढ़ी होगी तो बहुत स्मॉल मार्जिन से वो बढ़ी है, ओके, अक्रॉस ऑल सिटीज। जो आप मुंबई का डेटा दे रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं अक्टूबर महीने की, जब ये जो कट्स अभी आए हैं, ठीक है, इनका इम्पैक्ट अभी होना शुरू हुआ है, ओके। तो इसका जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट, जिसके कारण समझो मैंने अक्टूबर में कोई ट्रांजेक्शन करी भी है, तो वो मेरे को आई थिंक रजिस्ट्रेशन होते होते नवंबर दिसंबर हो जाएगा, तो वो आगे आपको डेटा दिखेगा। मैं खुद ये मैं चीज मेंटेन कर रहा हूँ बहुत टाइम से कि हाउसिंग सेल अब इतनी आसान रहने नहीं वाली है। उसके कई रीजन है। वन, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स और कस्टमर के लिए चॉइसेस बढ़ गई हैं। मतलब 2020 में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑलमोस्ट थम गई थी, 2021 में सेल्स बढ़ी तो कॉन्फिडेंस बढ़ा, 2021, 22, 23 में लॉन्चेस बढ़े, डेवलपर्स ने आगे जाके और प्रोजेक्ट्स लिए, मुंबई जैसे शहर में रीडेवलपमेंट, स्लम रिहेबिलिटेशन, इतने बड़े बड़े जेवीज, जॉइंट वेंचर्स वगैरह अनाउंस हो रहे हैं।
साउथ की कंपनीज मुंबई जा रही हैं, नॉर्थ की कंपनीज मुंबई आ रही हैं। उसके कारण क्या हो रहा है कि कस्टमर के पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आज की मार्केट में जो अवेलेबल हैं वो आज से 3-4 साल पहले उसके पास नहीं अवेलेबल थे। तो हर प्रोजेक्ट को उतनी सेल मिलेगी ये तो होने नहीं वाला है। सेल अगर लिमिटेड सेम भी रहे, वो बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स में बढ़ रही है। तो इट इज नॉट इजी। ओके, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी जो 2 या 3 साल पहले डेवलपर्स के लिए था। हम रिपोर्ट्स में ये भी देख रहे हैं कि कई जगहों पे आ रहा है कि प्राइस राइज हुआ है, बट मेरे हिसाब से प्राइस पिछले कुछ सालों में, पिछले 1 साल में या 6 महीने में कुछ देर इज नो चेंज। ऑप्टिकली है, मैं कह सकता हूँ मेरा प्रोडक्ट 15 का 16 हजार रुपया हो गया। ओके, लेकिन मैं ट्रांजैक्शन शायद 14.5 में ही कर रहा हूँ, या मैं कुछ ऑफर दे रहा हूँ जिसके कारण नेट इम्पैक्ट जो है वो बराबर ही आ रहा है। तो आपने जो मुंबई का डेटा बताया, वो मे बी इट इज सीजनल इम्पैक्ट। अक्टूबर में हुई सेल आपको नवंबर दिसंबर में दिखेगी, जब दिवाली एक्चुअली अक्टूबर में हुई। ओके, पर फ्लैटिश सेल अक्रॉस सिटीज ही मैं कहूंगा। अमित जी ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली चेन्नई के बारे में। डेफिनेटली चेन्नई इज डूइंग बेटर। ओके, पर चेन्नई एक बहुत ही छोटी मार्केट है जहां पे 6-7 हजार यूनिट आज की डेट में एक क्वार्टर में सेल होते हैं, कंपेयर टू हम एनसीआर पुणे और ये सब की बात कर रहे हैं जहां 30-35 हजार यूनिट पर क्वार्टर की हम की सेल की बात करते हैं। चेन्नई को इस बूस्ट की बहुत जरूरत है, और ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग रहा है कि चेन्नई में नंबर्स इतने लैग करते हैं जबकि वो भी एक महानगर है। पर वो थोड़ा कल्चरल इम्पैक्ट भी है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि साउथ इंडिया का डेमोग्राफिक बाकी कंट्री से बहुत अलग है। पॉपुलेशन ग्रोथ वहाँ थमी हुई है। ओके, लोग एक डिफरेंट स्टेज में है इकोनॉमिकली भी और अपनी लाइफ साइकिल में भी। पर हाँ, अगर साउथ इंडिया लोगों को अट्रैक्ट करता रहेगा एम्प्लॉयमेंट से, तो यहाँ की रियल एस्टेट में जो डिमांड रहती है वो रहेगी। लेकिन सिग्निफिकेंट ग्रोथ, क्योंकि बेसिक पॉपुलेशन मेरा जो पिरामिड है वही छोटा है, मतलब उसके नंबर ऑफ पीपल ही छोटे हैं, तो वो नॉर्थ और मुंबई से कंपेयर नहीं कर पाएगा। नहीं, और बात आपकी सही है। और चेन्नई का जो नंबर अभी अमित जी बता रहे, कुछ और भी जगह मैंने बात की कुछ और भी लोगों से, तो वो नंबर है चेन्नई में, वो आपको स्पर्ट देखने को मिला है इस बार। और उसके अपने रीजंस होंगे, लेकिन ये भी बात सही है कि हर डेमोग्राफी की एक अपनी एक खासियत है, और वो फिर रियल एस्टेट उसी से ड्राइव होता है। अमित जी, एक सवाल और है कि ये जो नंबर्स आप दोनों ही बता रहे हैं, या जो भी कुछ है, महाजन साहब ने भी थोड़ा थोड़ा आइडिया भी दिया कि 2-2.5 करोड़ वाला, एक था कि अभी तक प्रीमियम प्रॉपर्टी, हमको बहुत चमकीली तस्वीर तो दिखाई दे रही है रियल एस्टेट की, लगातार कोविड के बाद से वो चमक रहा है, लेकिन वो सब अपर सेगमेंट को जा रहा है। बहुत ही प्रीमियम प्रॉपर्टीज में सेल आती है। इवन सम टाइम तो डेटा ये रहता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स मैटर ही नहीं कर रही है, आपका जो वैल्यू टर्म में, कैपिटल वैल्यू टर्म में वो बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स कम होते हैं क्योंकि महंगे घर बहुत बिक रहे हैं। क्या इस दिवाली से वो टर्न अराउंड आया है? क्योंकि ये जो सारे फैक्टर हैं, जीएसटी ले लीजिए, इनकम टैक्स ले लीजिए, और अन्य जो सेंटिमेंटल चेंजेस हैं, वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अफोर्डेबल क्लास, उसको ज्यादा इंपैक्ट करता है। तो क्या नंबर्स में भी वो दिख रहा है कि ठीक है, हो सकता है कि जो प्रीमियम प्रॉपर्टी उसकी अभी भी डिमांड हो, लेकिन जहां डिमांड कम थी वो वापस से आती हुई दिख रही है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अफोर्डेबल क्लास? तो देखिए, जो जो महानगर हैं उनके अंदर ये बात पिछले कुछ सालों के अंदर प्राइस इंक्रीज हुआ है काफी पर स्क्वायर फीट में, वो तो हम सबको पता ही है। तो लेकिन अभी वो सिचुएशन अभी भी यही चल रही है कि डेवलपर चाहे प्राइस ना इंक्रीज कर रहा हो, अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान दे रहा हो, लेकिन अभी भी डेवलपर्स को मोटा मोटा यही लग रहा है कि जो अपर सेगमेंट है उसके अंदर मार्जिन, उसमें अभी और डिमांड है, और वही प्रोजेक्ट से बेसिकली अभी अच्छा मार्जिन कमाया जा सकता है। तो हालांकि प्राइजेस में बहुत इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन जो सप्लाई है अभी भी वो मिडल वाले सेगमेंट में नहीं आ रही है। तो ये ऑफ कोर्स बेसिकली ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन पॉइंट है कि उसके अंदर भी डिमांड आनी चाहिए। बिकॉज अगर आप किसी शहर में देखें तो 70 लाख से 1 करोड़ के बीच में जो इतने कस्टमर हैं, वो कैसे अपना वो बेसिकली डिसीजन लेंगे। तो हाँ, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ वाला तो बेसिकली बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये बात तो बिल्कुल इस वक्त इंडस्ट्री में ट्रू है कि बहुत जगह आपको अगर 5 करोड़ का, 7 करोड़ का विला खरीदना हो बेंगलोर में, तो वो बेसिकली आप उसके लिए प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे, वो रीसेल में ही मिल जाएगा, वो न्यू
प्रोजेक्ट्स में ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 1 करोड़ की बहुत सारी इन्वेंट्री की जरूरत हो तो वो उतना अवेलेबल नहीं है। तो वो तो है। मैं एक कमेंट और ये करना चाहूंगा कि जब हम लोग बेसिकली सब काफी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं रियल एस्टेट की, एक ही बस मैं कॉशन थोड़ा देना चाहूंगा सिटी के लिए, वो है गुड़गांव के लिए, कि थोड़ा, चूंकि आज जो भी आपके शो देख रहे हैं, थोड़ा कस्टमर्स को गुड़गांव में थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए अभी। बिकॉज हमारा थोड़ी रीडिंग ये है कि प्राइजेस में और जो लोग प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं उसमें एक बड़ा सेगमेंट इंटरमीडिएट्स का है, या तो वो ब्रोकर्स का है या उन लोगों का है जो बेसिकली प्रॉपर्टी घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए खरीद रहे हैं। तो प्राइजेस थोड़े गुड़गांव के काफी कुछ पॉकेट्स में काफी हाई हो गए हैं। तो मेरी बेसिकली यही रिक्वेस्ट रहेगी ऑडियंस से कि वाइल वी आर, हम बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं सब रियल एस्टेट की, थोड़ा गुड़गांव में डिसीजन लेने से पहले थोड़ा रेंटल यील्ड का परसेंटेज चेक करें, कि रेंटल यील्ड का मतलब है कि साल में रेंट कितना मिल रहा है डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी का प्राइस कितना है। तो 3% इसको हेल्दी माना जाता है। तो अगर कहीं पर आप देखें कैलकुलेशन और वो 1% आए, 1.5% आए, तो उसमें थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है गुड़गांव में। ये राइट। बोलना चाहूँ। बिल्कुल बिल्कुल आशीष साहब, गुरुग्राम को लेकर तो बात लगातार होती है कि ये जो आफ्टर कोविड जो टर्न अराउंड है उसमें अगर एक जगह है या एक लोकेशन है जिसमें सबसे ज्यादा हम कहते हैं आग लगी, वो है गुरुग्राम। अब उसके कई सारे फैक्टर्स हैं जो वक्त वक्त पे हमने डिस्कस किए हैं, और जैसा अभी अमित जी कह रहे हैं कि एक प्राइस पॉइंट अब वहां पहुंच चुका है जहां पर वो एक नॉर्मल इन्वेस्टर को या एक जेन्युइन इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा वहाँ पे सतर्क होने वाली बात है। और नॉर्थ इंडिया का मार्केट, गुरुग्राम ही क्या, आप चाहे पूरा एनसीआर ले लें या उसके आसपास की चीज़ें ले लें, वो हमेशा से इसी पैटर्न पे चला है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वो जो हैंड टू हैंड वाला इन्वेस्टमेंट होता है ना, बिल्कुल आज डाला कल निकाला, और मल्टीपल प्रॉपर्टी घूमती है एक ही बॉन्ड के ऊपर, रजिस्ट्रेशन होता नहीं, वो कहानी रही है हमेशा से वहाँ पर। लेकिन फिर भी इस वक्त जो स्थिति बनी है, अगर मैं ये दिवाली और इसी मौके की बात कर लूँ, तो क्या गुरुग्राम के लिए भी अब वो एक बेंचमार्क आ गया है? प्रीमियम प्रॉपर्टी वहां बिकती रहेगी जैसी गुरुग्राम की डेमोग्राफी है, लेकिन उसका भी एक एक कोई सिरा तो आएगा, और बाकी के सेगमेंट्स का क्या? विपिन जी, गुड़गांव डेफिनेटली एक अंडर सर्व्ड मार्केट हो गया है फॉर मिडिल क्लास। ओके, कस्टमर को चाहिए गुड़गांव, क्यों हम दिल्ली एनसीआर की बात करते हैं, नोएडा, नोएडा इज पहले गुड़गांव के पर स्क्वायर फीट रेट और नोएडा के सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टी में मे भी 30% तक का फर्क होगा, जो आज 10-15% का रह गया। ठीक है, नोएडा में अपने ड्राइवर्स हैं, पर जो लोगों का मेक है वो तो सिमिलर है दिल्ली एनसीआर में, इन्वेस्टर क्लास में। अभी मैं ये काफी टाइम से आर्ग्यू करता रह रहा हूँ जिस तरह से अमित जी ने डिस्क्राइब किया, लेकिन अगर मैं अपने आप को इस रूम में सबसे इंटेलिजेंट बोलूँ तो वो भी गलत है। देखिए, इतने बिजनेसमैन है, वो इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और सारी सेल्स को हम नहीं बोल सकते कि इस तरह से इन्वेस्टर ड्रिवन है। होल्डिंग कैपेसिटी है लोगों का। एक चीज जो हम सभी मिस आउट कर रहे हैं कि इंडिया में मिलियनियर क्रिएशन या पीपल जो 4-5 करोड़, 6 करोड़ या 10 करोड़ या इवन मोर अफोर्ड कर सकते हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ा। क्या वो बढ़ता रहेगा इसी तेजी से? हम में से कोई नहीं बोल सकता। वो रीजन क्यों हो रहे हैं वो भी हम सब जानते हैं, चाहे वो कंपनीज की आईपीओ आने से हो रहे हैं, फंडिंग होने से हो रहा है, या फिर कोई अपने पुराने एसेट्स को लिक्विडेट कर रहा है, या उसको इनहेरिटेंस मिल रहा है। ठीक है, मल्टीपल तरीके से ये पैसा लोगों के हाथ में आ रहा है जो वो लेके अब रियल एस्टेट में जा रहे हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली हमने देखा कि गोल्ड की तरफ सब एक चला तो सभी लोग गोल्ड की तरफ जाने लगे। ठीक है, अब दूसरी साइड पे ये है कि ये मार्केट अंडर सर्व्ड है। मैं एक अपार्टमेंट लेना चाहता हूँ, एक लग्जरी अपार्टमेंट, मैं 10 करोड़ का अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन वो तो 2020, 21, 22 की जो डेवलपर्स, क्योंकि एक साइकिल थी 2010, 11, 12 में लग्जरी हाउसिंग जिस तरह अभी है उस तरह से पिकअप करी। उसके बाद से वो टोटली कोलैप्स हो गई, क्योंकि डेवलपर्स ने देखा कि इस तरह की डिमांड सस्टेन्ड ही नहीं हो रही। अब 2021-22 के बाद जो लोगों के पास ये अफोर्डेबिलिटी आई, उन्होंने पहले तो जो रेडी प्रोडक्ट्स थे, मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के नाम ले सकता हूँ, चाहे वो गुड़गांव में हो चाहे बैंगलोर में हो, जहां जो 2020-21 में स्ट्रगल कर रहे थे, प्रेस्टीज ग्रुप हो, डीएलएफ ग्रुप हो, महिंद्रा हो, इनके पास अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टीज थी जो उस समय 3-4 करोड़ की थी। आज आप लेने जाएंगे तो 7-8 करोड़, 9 करोड़ उसकी वैल्यू आज मांगी जाती है। 2020-21 में इनकी रेडी इन्वेंट्री या नियर रेडी इन्वेंट्री अवेलेबल थी, पर वो हो गई कंज्यूम। अब मेरे पास आ गया पैसा, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ,
लेकिन डेवलपर वैसी प्रॉपर्टी रेडी नहीं करा है अभी तक, ओके, क्योंकि वो तो अभी लॉन्च ही किया है। तो इस कारण से वो मार्केट अभी अंडर सर्व्ड है। मे बी हमें 50-60 हजार 1 लाख ऐसे यूनिट्स की जरूरत है जो अगले 4-5 सालों में आएगा, ओके। तो वो डिमांड जो आ रही है अल्ट्रा हाई नेटवर्थ की, वो उधर जाके मतलब वहां उन प्रॉपर्टीज में वो एडजस्ट हो जाएगी। तो ये चीज हम अंडर एस्टिमेट, मैं पर्सनली ये खुद देख देख के सीख चुका हूं कि ये हम अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि इतने लोग इतना अफोर्ड कर सकते हैं। अब लेकिन इसके कारण क्या होना है, रियल एस्टेट में हर्ड बिहेवियर बहुत ज्यादा होता है, या इन्वेस्टमेंट में ही हर्ड बिहेवियर बहुत ज्यादा होता है। तो एक डेवलपर ने देखा कि दूसरे डेवलपर ने अपने आप को टॉप एंड पे प्राइस किया, तो मैं कैसे पीछे रह जाऊं, ओके। तो दूसरे डेवलपर ने भी जाके लैंड को ऐसे भाव पे खरीदा जहां आज उसका ब्रांड उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता। और मैं तो डेवलपर से पैन इंडिया इंटरेक्ट करता रहता हूं, तो दिल्ली एनसीआर में डेवलपर्स खुद ही बोल रहे हैं अब वैसा टाइम नहीं है कि मैं एक ही दिन में ऐसा अनाउंस कर दूं कि सेल आउट हो गया। हम्म। बहुत सारे डेवलपर्स हैं, कहेंगे कि मेरा लॉन्च पे बिक गया, फिर थोड़े दिन में कहेंगे मेरे पास कुछ इन्वेंट्री है और बेचने के लिए, प्रीमियम इन्वेंट्री है, गोल्फ फेसिंग है या पार्क फेसिंग है या ये फेसिंग है उसे, तो अब मैं वो निकाल रहा हूं। तो इट इज ऑल सेल्स मैकेनिज्म। और ये भी कह पाए ना कि सारी इंडस्ट्रीज एकदम एफिशिएंसी से काम करती हैं, ये भी गलत है। डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स विल कोलैप्स, सम प्रोजेक्ट्स विल फेल अक्रॉस द कंट्री। पुणे एक सिटी है जहां पे मेरे हिसाब से डिमांड काफी शार्पली गिर चुकी है। और मेरे से पूछे तो 2021-22-23 में इतनी तेजी से वहां यूनिट सेल हो रहे थे, चाहे वो लोअर टिकट के हो रहे, लेकिन इतने ज्यादा हो रहे थे कि वो पूरे देश में हर सिटी को पीछे छोड़ दे रहे थे। तो मेरे समझ के बाहर था कि इतना सेल हो कैसे रहा है, पर हो रहा था क्योंकि पुणे बहुत तेजी से एक्सपैंड किया, और शायद हम लोग वो असेस ही नहीं कर पाए कि पुणे में इतनी इंप्लॉयमेंट क्रिएट हो गई। लेकिन अब वहां पे मार्केट थम गई है क्योंकि काफी तेजी से 3-4 साल में यूनिट सेल हुए। तो ये मार्केट डायनामिक्स हर चीज को एक समय तो अलाइन करेंगी। पर अभी भी इंडिया में आई थिंक रियल एस्टेट, अगर मेरे को 10-12 लाख यूनिट जिसमें 50 लाख लोग रह सकें, मैं हर साल 2-2.5 लाख 3 लाख यूनिट बेच रहा हूं, तो अभी भी मैं 10-12 लाख ऐसे यूनिट पे पहुंचा नहीं हूं जहां 50-60 लाख या 1 करोड़ लोगों के लिए 20 लाख यूनिट क्रिएट करने हैं। मे बी अनदर 3-4 ईयर्स चाहिए हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए जिसमें ये 1 लाख, वो सॉरी 10-12 लाख फैमिलीज एडजस्ट हो सके। तो इसी कारण यही स्टोरी है। पर मार्केट डायनामिक्स अब ऐसे है कि कस्टमर के साइड पे चले गई है मार्केट। और रियल एस्टेट वैसे भी लैगिंग इंडिकेटर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। बहुत तेजी से रियल एस्टेट बहुत चमक रहा था, इसका मतलब ये भी था कि इकोनॉमी थोड़ी सी स्लगिश हो रही है। और हमने ये देखा है, वाइल हर डिस्कशन में ये आता है कि रूरल वर्सेस अर्बन, अर्बन स्लो हो रहा है, रूरल फास्ट हो रहा है। तो अर्बन स्लो हो रहा था और उसके कारण अब हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट में से वो चमक थोड़ी कम हो रही है प्राइस ग्रोथ के। डिमांड है और डिमांड राइट प्रोडक्ट के लिए रहेगी। बैंगलोर में मैं बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं जो 1.5 करोड़ के अंदर लॉन्च हुए, खट 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 उनका यूनिट निकल जा रहा है। उसमें ये भी मैटर नहीं कर रहा वो क्या ब्रांड है, पर वो एक कस्टमर को एक आईटी बेल्ट में 1.5 करोड़ का यूनिट दे रहा है जो बहुत टाइम से कोई दे नहीं रहा था, ओके। सो ये सिमिलर ट्रेंड हर जगह पे आएगा तो मेरे मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में। जी। तो ये एक है, मतलब इसे मैं डायकॉटोमी कहूँ, क्या कहूँ, विडंबना है एक रियल एस्टेट की। अमित सर, ये गहरा सवाल होगा कि देखिए, एक बहुत बड़ी नीड है, वो नंबर्स हमेशा आते रहते हैं कि हमें इतने लोगों को घर देना है, और वो सरकार भी उस पर पुश करती है। और डेफिनेटली जो घर बनाने वाले हैं उनके लिए भी एक वो बड़ी बात होती है कि भाई इसकी डिमांड तो हमेशा, और डिमांड बहुत सारी है, डिमांड में तो कोई कमी है ही नहीं। लेकिन अगेन ये बिजनेस भी है, तो जहां जैसे आपने कहा मार्जिन हाई हो जाते हैं, तो डेवलपर, जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं, वो उस तरफ चले जाते हैं। तो जो एक्चुअल नीड है, जैसे घर चाहिए, वो चीज पीछे रह जाती है। फिर इकोनॉमिक्स की कुछ ऐसी साइकिल घूमती है कि वापस उस तरफ रुख होता है। और साथ में एक और बात कि जैसे ही क्योंकि रियल एस्टेट एक बड़ी एसेट क्लास भी है, इनफैक्ट आज भी भारत के लिए तो सबसे बड़ी एसेट क्लास है। कोई अपने कंजम्पशन के लिए भी घर खरीदता है तो पहला तो उसके मन में यही रहता है कि इसमें कैपिटल अप्रिसिएशन कितना होगा, रहूंगा तो मैं इसमें हूं ही, लेकिन इसका मुझे कैपिटल अप्रिसिएशन कितना मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट वो एक इन्वेस्टमेंट है। और बहुत सारे लोग, जैसे ये साइकिल ऊपर जाती है, तो जैसा आपने नॉर्थ की बात कही,
वहां तो ये बहुत तेजी से बढ़ता है कि चलो अब इन्वेस्टमेंट के लिए घर लिए जाए, एक जेन्युइन इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन कुछ वो हैंड टू हैंड वाली ट्रेडिंग वाले इन्वेस्टमेंट भी आ जाते हैं। तो रियल स्टेट के पास इतने सारे, मैं कहूंगा कि वो मतलब डायमेंशंस हैं कि कई बार वो मुझे लगता है उन्हीं में फंस गया और फिर उसको क्लियर होते होते समय लगता है। तो ये पूरी जो एक चक्रव्यूह है, इसमें हम कहाँ खड़े हैं। अब अगर मैं यहां से बात करूं कि हमने बहुत पीक देख लिया प्रीमियम प्रॉपर्टीज का, चलता भी रहे हो सकता है, लेकिन क्या वो वक्त वापस आ गया जहां से हम जो एक्चुअल डिमांड है, जहां लोगों को घर चाहिए, जहां लोगों को एक उनके एवरेज प्राइस में, उनकी पॉकेट में फिट बैठ जाए, ऐसा घर चाहिए, और अब उसकी डिमांड भी आएगी और उसकी सप्लाई भी आएगी। डिमांड तो है ही इनफैक्ट। तो मेरे ख्याल से चूंकि हम लोगों ने अब तक जो डिस्कशन करा है उसमें हमने बाय एंड सेल को मेनली लोगों की अफोर्डेबिलिटी से लिंक करा है अब तक। मेरे ख्याल से इसमें एक बार रेंटल से भी इसका लिंक देख लेते हैं, क्योंकि जैसे जरूर। हमारे नो ब्रोकर प्लेटफॉर्म रेंटल में भी नंबर 1 है इंडिया में। तो जो चीज देखी गई है वो ये देखी गई है, मतलब ये बात समझने के लिए कि जो प्रीमियम प्रॉपर्टीज है, हाँ हम सबको पता है कि उनमें बहुत तेजी से उछाल आया है, पर उसके 2-3 रीजन। एक ये तो है ही कि प्रीमियम प्रॉपर्टीज का मार्केट बीच में अंडर सर्व्ड हो गया था और डिमांड बहुत बिल्ड हो गई थी, तो तेजी से कंज्यूम हो रही है। थोड़ा ये बात भी हुई है कि जो लोग इन महानगर में रहते हैं रेंट पर, उन्होंने कोविड के बाद रेंट को इतना तेजी से बढ़ते हुए देखा है कि किसी, हमने तो वो टाइम भी देखा है कोविड के अंदर जहां पर ओनर तैयार था, अच्छा घर मैं पेंटिंग करा के दूंगा, आप बोलो क्या चाहिए, आप बस घर पे रेंट पे आ जाओ, तो मेरा घर रेंट में खाली है और मैं रिटायर्ड हूं, तो मेरी इनकम अफेक्ट हो रही है। उस टाइम से ठीक अपोजिट हो गया है, जिसके अंदर रेंटल्स इतनी तेजी से बढ़े बिकॉज वर्क फ्रॉम होम जैसे ही बंद हुआ, और जो अर्बनाइजेशन जो एनीवे नेचुरल होता है, जो कॉलेज ग्रेजुएट्स की जॉब लगती है वो भी घर से करते, जब वो भी आना शुरू हुआ, तो दोनों का मल्टीप्लायर इफेक्ट इतना ज्यादा हुआ कि अच्छे घर किराए पे मिलना भी मुश्किल हो गया है। तो अगले कोविड के बाद से लेकर अब तक रेंट में भी बहुत तेजी से इंक्रीज आया है मल्टीपल शहरों के अंदर, और उसकी वजह से कंज्यूमर्स ने अपने दिमाग में ये एक तरह का एस्टिमेशन कर लिया है कि अच्छा पिछले साल 12% बढ़ा, 10% बढ़ा, 15% बढ़ा, 3 साल से बढ़ रहा है, तो आगे भी बढ़ेगा तो कितना महंगा हो जाएगा, इससे अच्छा मैं घर ले लेता हूं। हाँ एब्सोल्यूट अमाउंट में महंगा लग रहा है लेकिन ले लेता हूँ, या मेरी बजट से थोड़ा ज्यादा है लेकिन ले लेता हूँ। तो रेंट के इंक्रीज की वजह से भी ये बहुत ज्यादा डिमांड आई है हायर एंड सेगमेंट के अंदर। उसकी वजह से भी बिल्डर्स बेसिक ने काफी सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे हैं। मेरा और हम लोगों का एस्टिमेट ये है कि ये नेचुरली ये कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा। एनीवे आप देख सकते हैं कि जो अब शहरों में जो बोर्ड लग रहे हैं उनके अंदर प्रीमियम सेगमेंट के अंदर भी बहुत सारे अट्रैक्टिव पेमेंट्स प्लान हो रहे हैं, और बहुत जगह निगोशिएशन भी हो रहा है जब आप टेबल पर बैठते हैं। तो आई थिंक वो नेचुरल एंड इसका आ रहा है, और हमें हमें प्रॉपर्टी प्राइजेस का लिंक रेंटल से भी देखना चाहिए, क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि अब जो रेंटल है उनमें उनमें थमी आ रही है। अब वो रेंटल इंक्रीज उतनी तेजी से नहीं हो रहे हैं, और उसकी वजह से भी अब डेवलपर्स को भी ये बात इकोनॉमिकली साफ हो जाएगी कि जो अगला जो बेसिकली वेव है वो मिडिल इनकम में ही है, क्योंकि अभी मिडिल इनकम अब अंडर सर्व्ड हो गया है। तो इकोनॉमिकली एनीवे अब ये वाला अगला सेगमेंट है जिसके अंदर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे कस्टमर्स इसी सेगमेंट के अंदर घर ढूंढ रहे हैं और सप्लाई उतनी नहीं है। तो आई थिंक ये, बजाय ये सोचने की कि ये कॉम्प्लेक्सिटी है, आई थिंक ये इकोनॉमिक साइकिल है जहां पर डेवलपर डिसाइड करता है कि अच्छा अभी ये बनाना है, ये बिक रहा है, अभी वो बनाना है, वो बिक रहा है। हम सबको याद है कि 2008 के क्राइसिस के बाद कितने सारे डेवलपर हैं बॉम्बे में, लोधा एंड सो ऑन, जिनके सारे ये लग्जरी प्रोजेक्ट खाली पड़े हुए थे और वो परेशान थे कि इसको बेचे कैसे। पर अब सिचुएशन चेंज हो गई है, तो आई थिंक ये साइकिल्स हैं और ये इकोनॉमिकली अपने आप एडजस्ट हो जाती हैं। अब मतलब वो मानना पड़ेगा कि वो एक 10 साल का लंबा लल था और फिर वो कोविड का आना था तो मानवता के लिए बहुत खराब वक्त, लेकिन उसने कुछ चीज़ों को हमेशा के लिए, सिर्फ रियल स्टेट नहीं और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिसने उसको हमेशा के लिए बदल दिया। जो उम्मीद नहीं थी उसका विपरीत हो गया। रियल स्टेट में तो एक वक्त लग रहा था कि क्या ये अब कॉफिन इन द नेल हो जाएगा, लेकिन नहीं, वहां से सारे सेंटिमेंट बदल गए। जो लोगों के विचार थे, जो हमारी जेनजी या दूसरी मिलेनियल्स या सबका कि हम तो लाइफ को एक अलग तरीके से जिएंगे, लेकिन नहीं, अब घर प्रायोरिटी पे आ गया और अभी तक वो सेंटिमेंट टूटा नहीं है। तो नो डाउट वो तो एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड था। रही बात इस साइकिल की आशीष जी, तो हाँ, इकोनॉमिक साइकिल्स बड़ा रोल प्ले करती हैं। और अच्छा, इन जो पिछले 10 सालों की मैंने बात की बिफोर प्री कोविड एरा में,
उसमें बड़ी ऊपर आई थी चीज़ें, अफोर्डेबल हाउसिंग, बड़े बड़े जो नाम थे वो अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करने लग गए थे, इनफैक्ट बनाने भी लगे थे। क्योंकि मार्जिन बहुत थिन होते थे इसलिए बात तो उस तरीके से नहीं होती थी, उसमें बहुत सारी मेहनत ज़्यादा थी। लेकिन फिर ये साइकिल बदल के दूसरी तरफ चली गई, लेकिन अब फिर से एक टर्न अराउंड आना शुरू हुआ है। दिक्कत इसमें यह है कि बहुत ये बड़ी साइकिल होती है 4-5 साल की। कई डेवलपर्स से भी मैं बात करता हूं, मान लीजिए कि उन्होंने सेंटिमेंट को बदला और अब वो चले गए एक दूसरे तरह के सेगमेंट में कि चलिए ये इसकी डिमांड है। अब वो डिमांड धीरे धीरे चेंज होने लग गई, लेकिन एक प्रोजेक्ट की नींव डालने से लेकर डिलीवर करना सब कुछ अच्छा हो तो भी 5 साल का मिनिमम वक्त है, लेकिन ये साइकिल उससे ज्यादा डायनेमिक है। ये एडजस्टमेंट कैसे होगा, कहीं फंसेगा तो नहीं कुछ? नो नो बिपिन जी, डेफिनेटली सम प्रोजेक्ट्स, मैंने पहले भी बोला कि कुछ प्रोजेक्ट्स कुछ लोकेशंस में ओके सफर करेंगे ही करेंगे। ऑलरेडी मैं हैंडफुल ऑफ प्रोजेक्ट, बहुत ज्यादा नहीं, जिनमें आई नो कि उन्होंने ऑलरेडी प्लान चेंजेस और ये सब किया है टू एडजस्ट टू मार्केट डायनामिक्स। उसके अलावा हम सभी जानते हैं कि नंबर ऑफ डेवलपर्स आफ्टर रेरा, आफ्टर स्लो डाउन, आफ्टर कोविड, नंबर ऑफ डेवलपर्स एक शहर में अगर 100 थे तो वो 30-35 ही रह गए थे। अब मैं वापस देख रहा हूँ कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है कि 35 से वो फिर से 70 पे चले गए हैं। ओके, क्योंकि हर लैंडलॉर्ड वापस से सोच रहा है कि मैं बिल्डर ही क्यों ना बन जाऊं। ओके, और जो बड़े डेवलपर्स हैं उनके पास भी अभी हाथ फुल है, मतलब वो कितनी डिलीवरी करेंगे, उनको हर सिटी में वो प्रोजेक्ट्स डाल रहे हैं। तो डेफिनेटली एक कहीं ना कहीं कुछ प्रोजेक्ट्स तो कोलैप्स होंगे, बट अब का सिनेरियो वर्सेस 10 इयर्स 15 इयर्स बैक का सिनेरियो में बहुत फर्क है। कस्टमर भी थोड़ा सा पहले से ज्यादा लिटरेट हो गया है। रेरा की प्रोटेक्शन है, रेरा में डेफिनेटली लूपहोल्स हैं, बट रेरा सर्टिफिकेशन करा के कोई आ रहा है तो एक सर्टेन कॉन्फिडेंस से ही मार्केट में आता है कि मैं डिलीवर करूंगा। मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स का देखा है कि वो बहुत ही एग्रेसिव टाइमलाइंस दे रहे हैं कस्टमर को कि मैं 3 साल में डिलीवर कर दूंगा, 4 साल में डिलीवर कर दूंगा, टू अट्रैक्ट देम टू द प्रॉपर्टी। पर हम सभी जानते हैं इवन टॉप डेवलपर्स 4 से 5 साल तो मिनिमम है किसी एक छोटे प्रोजेक्ट को भी इंडिया में डिलीवर करना। अब आप जो एक टर्म यूज कर रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग, अनफॉर्चुनेटली अफोर्डेबल हाउसिंग मेरे ख्याल से प्राइवेट डेवलपर्स डिलीवर कर ही नहीं सकते इंडिया में। जिसने करने की कोशिश करी उसने भी ये सीख लिया कि लैंड कॉस्ट, अप्रूवल कॉस्ट और पूरे कंस्ट्रक्शन को करते करते इस साइकिल से निकलते निकलते मैं अफोर्डेबल हाउसिंग को डिलीवर नहीं कर पाता हूँ। तो जो मेन दो सेगमेंट ही रह जाएंगी, जो है एक लग्जरी हाउसिंग, एक आप बोल सकते हैं लग्जरी और मिड, तीन तीन सेगमेंट, और तीसरी होगी मिडिल सेगमेंट। तो मिडिल सेगमेंट मेरे हिसाब से जो डिफाइन होगी वो 1 से 2 करोड़ होगी। और 1 से 2 करोड़ मतलब जिस आदमी की सैलरी कुछ 20-25 लाख रुपए है वो इस कैटेगरी में जा सकता है। बहुत लोगों की सैलरी काफी हाई है, वो मे बी 3-4-5 करोड़ तक जा सकते हैं। बट जो इस कैटेगरी में एक जेन्युइन बायर आता है ना, जिसके पास कोई और सपोर्ट नहीं है, एटलीस्ट उसको 10-12 साल लगते हैं जस्ट टू अरेंज दी 20-30% ऑफ ओन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जो अमित बोल रहे हैं एज जो है वो कम होती जा रही डेफिनेटली, क्योंकि लोगों की इनकम्स पहले से काफी ज्यादा है। अगर देखिए ऐसा नहीं होता तो अगर हम जो एमएनसीज को देखिए, आप जो जो हम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी कहते हैं जिनको, नो कंपनीज लाइक गूगल, अमेजोन एंड ऐसे एमएनसीज जो इंडिया में इतनी स्ट्रॉन्ग लीजिंग कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एआई, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेनी अदर थिंग्स की हम आईटी में नेट हायरिंग कह रहे हैं कि हम कम है, लेकिन इन्होंने काफी बड़े सिग्निफिकेंट स्केल में इंडिया में एक्सपेंड किया है। तो आने वाले 5-4-10 साल में ये लोग हायर करते रहेंगे और एक हायर सैलरी पे हायर करेंगे। तो इसी कारण ये जो कस्टमर है ना, वो आके लग्जरी हाउसिंग और जो लग्जरी से मिड के बीच का गैप है वो सर्व करता है। नंबर्स करना रियल एस्टेट में इट इज नॉट वेरी इजी, क्योंकि डेटा ही अवेलेबल नहीं रहता है। पर गट फील ये है कि सेगमेंट सारी चलेंगी। हम्म। एक अंडर सर्व मार्केट थी और वो ल्यूक्रेटिव बन गई बिजनेसमैन के लिए भी, तो वो मार्केट अभी सर्व हो रही है। अब लेकिन वहां पे डिमांड नहीं आ रही। जैसे ही हम आज सुबह ही मुझे एक मैसेज आया, एक प्रोजेक्ट जो लास्ट ईयर वो लॉन्च हुआ था, जहां सिर्फ 3 और 4 BHK बैंगलोर में लॉन्च किए गए, 3.5-4 करोड़ से वो स्टार्ट होता था, टॉप डेवलपर का बिना नाम लिए बोलूंगा। अब उन्होंने 1-2 BHK अनाउंस किया है हायर पर स्क्वायर फीट रेट पे। हायर मतलब मेरे ख्याल से 1 साल पहले जो रेट था उसी पे है, लेकिन
1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, तो वो हर कैटेगरी में एक प्रोडक्ट लाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको दिख गया है कि 3.5 4 करोड़ पे जो मैंने लॉन्च किया था वो इतनी आसानी से तो निकल नहीं रहा है, तो मुझे 2 करोड़ वाले को भी सर्व करना है। और ये होता ही रहेगा, और ये हर सिटी जो बहुत तेजी से प्राइस फैक्टर में बहुत आगे बढ़ चुकी है, उसको ये करेक्शन लाना ही पड़ेगा थ्रू यूनिट साइजेस, और फिर ऑन टेबल नेगोशिएशंस एंड ऑल टू टू मैच दी कस्टमर वॉलेट। नहीं, बिल्कुल सही। और ये देखिए, आपने एक मैसेज के जिक्र के जरिए वो कहानी सामने रख दी, लेकिन ये यही एक वो टर्न अराउंड है जिसका हम बात कर रहे थे कि वो हाई टिकट अब एकदम जिसको कहते हैं हाथों हाथ नहीं जा रहा है, और इसीलिए फिर ये फ्लेक्सिबिलिटी की आपने मल्टीपल 1 2 3 4 हर तरह की कैटेगरी में चीजें निकाल दी है, और अब जिसकी जैसी पॉकेट साइज है वैसा लेने आ जाए। तो यही एक चेंज है जो देखने को मिल रहा है। दो और महत्वपूर्ण बातें सामने आई, और अमित जी उसमें से एक आपके पास लेके आता हूं। जो अफोर्डेबल हाउसिंग की बात हुई, हम जब डेवलपर से बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए हम तो 70% अफोर्डेबल में ही बना रहे हैं, लेकिन कैसे? उनका कहना है कब तक आप वो 45 लाख पे चिपके रहेंगे। ठीक है, एक हद तक वो बात सही भी लगती है मुझे अब, कि 45 लाख वाली चीजें, महंगाई इतनी बड़ी, सब कुछ ऊपर आया, अगर अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन वही 45 लाख वाली रह जाएगी और उससे आप चेंज नहीं करेंगे, तो उससे तो बातें बहुत आगे निकल गई। वो कह रहे हैं हम 70 लाख से 1 करोड़ के बीच में बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, और वो सब अब अफोर्डेबल है, न्यू अफोर्डेबल वो है। तो ये लंबी बहस का विषय है, और आज इत्तेफाक से कोई डेवलपर मित्र हमारे बीच में, यहाँ बंधु यहाँ नहीं बैठे हैं जिनसे हम ये सवाल पूछते। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि अब जहां पर इंडिया खड़ा है, हम बात करते हैं तरक्की की, हम बात करते हैं कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है, अभी जीएसटी और इन तमाम चीजों से उनको और पुश मिला है, तो वो 45 लाख वाला सेगमेंट भी एग्जिस्ट करता है, नो डाउट हमेशा करता रहेगा। लेकिन अब जो एक नई परचेजिंग पावर आई है, तो 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ धीरे धीरे टच करता हुआ पकड़ लीजिए, ये एक नई मिड और अफोर्डेबल के बीच की कैटेगरी कह लीजिए, या नई अफोर्डेबल कैटेगरी कह लीजिए, इसको ही आप एक रियल टर्म में अफोर्डेबल माने? तो देखिए, अब मैं अगर नो ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे देखता हूं तो बहुत भारी डिमांड है प्रॉपर्टीज की जो कि सब 50 लैक्स हैं। हम्म। तो ये तो है ही। और अभी हम लोग बीएचके की बात कर रहे थे। अगर आप बेंगलोर जैसे शहर के अंदर अगर आप किराए के लिए भी 1 BHK ऑफर करें तो शाम तक चला जाएगा वो, आपको बेसिकली 24 घंटे भी खर्च नहीं होंगे। तो इसमें तो कोई शक भी नहीं है कि बीट रेंटल बीट रीसेल, छोटे घर भी 1 BHK वाले घर भी, स्मॉल 2 BHK वाले घर भी, चाहे आप साइज में सोचें चाहे आप उसको एब्सोल्यूट प्राइस में सोचें, उसके अंदर तो डिमांड और सप्लाई का बिल्कुल मिसमैच है। तो ये तो बात सही है आपकी। ये वाली बात भी सही है कि जो डेफिनेशन है अफोर्डेबल की वो भी थोड़ी चेंज हो रही है। उसके दो पर्सपेक्टिव हैं। एक तरह देखने का तरीका ये भी है कि उस कैटेगरी में बिल्डर कम बना रहे हैं, बिकॉज उसमें जितना समय लगता है, जितना अप्रूवल में और जितना सब में खर्चा होता है, उस सब के वर्सेस जो प्रॉफिट कमाते हैं वो कम मार्जिन है। लेकिन दूसरी बात इसमें टेक्निकल एक ये भी है कि जो प्रायोरिटी सेक्टर के जो लेंडिंग के नॉर्म्स हैं सरकार के, जिससे कि सरकार फोर्स करती है हर बैंक को कि तुम्हें इतने लोन इस सेगमेंट में देने ही पड़ेंगे। तो जब उसकी लीगल डेफिनेशन चेंज होती है तो उससे इंटरेस्ट कॉस्ट भी चेंज होती है, उससे भी बिल्डर को और सपोर्ट मिलता है बनाने में। तो अगर आप स्ट्रक्चरल चेंज बोलें तो यही सजेशन होगा कि वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के जो अ, रेखाएं खींची हुई हैं सरकार ने प्राइस में, वो थोड़ी बढ़ानी चाहिए ताकि बिल्डर उसके लिए और उत्साहित हो। जहां तक बात इस मिडिल सेगमेंट की आती है, आई थिंक एक तो ये बात है ही कि लोगों की इनकम और उनकी रिस्क एपिटाइट बढ़ गई है, तो लोग बेसिकली अब 70 लाख और 1 करोड़ और 1.25 करोड़ अब एक न्यू नॉर्मल हो गया है। पर दूसरी बात थोड़ी ये भी है कि लोग जितनी घर को इंपॉर्टेंस देते थे, कोविड के दौरान आई थिंक घर की इंपॉर्टेंस लोगों के दिमाग में भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो कोविड में हमने ये देखा कि लोग किराए के अंदर भी जब लोगों को घर लेना होता था तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने शहर के बीच में घर छोड़कर कहीं बड़ा घर ले लिया थोड़ा सा और दूरी पे। और लोगों को उस पूरे कोविड के पीरियड में इस बात से भी बहुत फर्क पड़ा कि एम्यूनिटीज कैसी हैं कि नहीं है। तो हमने ये भी चेंज देखा कि बहुत सारे लोग जो कि खरीदते थे और किराए पे रहते थे इंडिविजुअल हाउसेज में, वो भी गेटेड कम्युनिटी में शिफ्ट हो रहे हैं। जो गेटेड कम्युनिटी में रहते थे वो और 2 BHK को 3 BHK में पुश कर रहे हैं। तो ये एक कस्टमर की जो इनहेरेंट डिमांड है वो उसमें भी एक फंडामेंटल चेंज आ रहा है। मतलब आज की सिचुएशन कस्टमर के दिमाग में सेम नहीं है जो 10 साल पहले थी। ऑफ कोर्स रियल एस्टेट की 10 साल की साइकिल होती है
और साइकिल चेंज हुई है, इसलिए प्राइजेस पे फर्क पड़ा है। लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि कस्टमर्स की थॉट प्रोसेस के अंदर भी चेंज आया है, और उसकी वजह से भी ये ह्यूज जंप हुआ है प्रीमियम सेगमेंट की प्रॉपर्टीज में। और फिर तो ये बेसिकली वर्चुअस साइकिल साइकिल हो जाता है कि आपने जो 2 करोड़ का या 3-2.5 करोड़ का छोटा विला छोड़ा, वो 4 करोड़ का हो गया, तो आपको लग रहा है जल्दी से ले लेते हैं, और नहीं 5 का हो जाएगा। तो वो तो बेसिकली साइकिल है ही। पर इसमें कोई शक नहीं है कि अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए बहुत डिमांड है, और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है हाइयर रेंटल यील्ड में, क्योंकि लोग प्रोपोर्शनेटली ज्यादा किराया देने को तैयार हैं अफोर्डेबल सेगमेंट में, बिकॉज खरीदने के लिए सप्लाई नहीं है। और जो मिडिल सेगमेंट सो कॉल्ड है, उसकी डेफिनेशन तो बिल्कुल ही चेंज हुई है, इसलिए भी बिकॉज प्राइजेस बढ़ गए हैं, कैचअप करा है उन्होंने 10 साल का, और इसलिए भी बिकॉज लोगों की रिस्क एपिटाइट भी बढ़ गई है, लोगों का आउटलुक भी चेंज हो गया है कि उन्हें किस तरह का घर चाहिए अब। राइट। तो डिमांड तो आपने वो जो एक रेंटल वाला उदाहरण दिया, वो बात सही है कि बहुत सारे जो न्यू कमर्स होते हैं, चाहे वो बेंगलुरु में आए, वो दिल्ली में आए, चाहे वो मुंबई में आए, उनको किराए का घर होता है। जिनकी नई नौकरी है, दे आर वेल एफिशिएंट, लेकिन तुरंत आके कोई घर नहीं खरीद लेता, क्योंकि और भी कई अरमान होते हैं। उनमें से कईयों की शादी होने वाली होती है, कुछ वो चाहते हैं कि मैं थोड़ा घूमूं भी, कार वगैरह भी खरीद लूं, तो वो थोड़ा ठहरते हैं। हालांकि माइंडसेट चेंज हुआ है। पहले जो घर बहुत पीछे चला गया था आपके दिमाग में, वो काफी फोर फ्रंट पे आ गया है, तो हर कोई सोचता है घर ले लूं। लेकिन जब वो आते हैं तो उनको एक रेंटल हाउस की जरूरत होती है। 1 BHK बड़े डिमांड में होते हैं। मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि 1 और 2 BHK के बीच का जो किराए का डिफरेंस है वो बहुत कम एक समय में मैंने देखा, क्योंकि डिमांड 1 BHK की इतनी ज्यादा, क्योंकि जिनको किराए पे रहना उनके लिए सफिशिएंट होता है कि वो सिंगल बंदा या 2 बंदों ने मिलकर किराए पे रह लिया, तो एक वो अलग ही कैलकुलेशन बनता है वहां पर। एक जिसकी आपने जिक्र किया आशीष जी, उसका भी मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा जरूर, कि एक तरफ तो हमारी ये रेजिडेंशियल हाउसिंग है जिसके बारे में बात करूं। अभी आपने जीसीसीज का नाम लिया, कमर्शियल रियल एस्टेट की बात करूं, कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए ये बिल्कुल स्वर्णिम काल से भी एक वक्त, एक नॉच ऊपर का टाइम है। 2019 जो हमारे लिए बेंचमार्क था, अब हर साल वो रिकॉर्ड टूट रहे हैं। और जितना डेटा मेरे पास है कि इसका जो फर्स्ट हाफ रहा है 2025 का, वो तो सिंस इंडिपेंडेंस सबसे ज्यादा लीजिंग हुई। आप दोनों ही बेंगलोर से बात कर रहे हैं, और वहां तो उसी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, चाहे वो जीसीसीज हो, चाहे अदर देन जीसीसीज हो। तो कोई ना कोई अगर ये सब कुछ ले रहा है, यानी ऑफिस में लोग आएंगे, और जीसीसीज तो थोड़ा व्हाइट कॉलर की तरफ चला गया, यानी हाई एंड डिमांड, प्लस और भी जो तमाम तरह की लीजिंग हुई है, तो क्या ये सारी की सारी हमको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी हाउसिंग में भी? फिर उससे सारे सेगमेंट चलेंगे, चाहे आप अपर सेगमेंट की बात करें, मिडिल की बात करें, इनफैक्ट शायद लोअर सेगमेंट भी। डेफिनेटली बिपिन जी। मैं कल एक आरईआईटी का एक रिजल्ट्स मैंने ब्रीफली उसको पढ़ा था कि उनकी ऑपरेटिंग इनकम एक साल में कुछ 12-13% से बढ़ गई है। अब इसके अंदर कुछ उनकी नई प्रॉपर्टी भी लीज हुई होगी, और कुछ पुरानी प्रॉपर्टी में जो उनको हायर लीजिंग हुई होगी, और रेंट या रेंट एस्केलेशन हुआ, तो ये तो बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है। एंड वो वही रीट ये भी बोल रहा है कि मैं एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बैंगलोर में और खरीदने वाला हूँ। तो ये आपको क्या बता रहा है कि मैं अपनी फैमिली में ही इतने लोगों को डील करता हूँ जो आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, और एआई रिलेटेड इम्पैक्ट उन पे आता रहता है या उनके कलीग्स पे आता रहता है। पर मैंने अभी तक हम यही डिबेट करते रहते हैं कि ऐसा तो हमें कोई दिख नहीं रहा कि जॉबलेसनेस क्रिएट हो रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर एक आदमी कहीं से जॉब छोड़ रहा है, या निकाल दिया जा रहा है, या कंपनी हायर श्रिंक कर रही है, तो वो दूसरी जगह पे एम्प्लॉयमेंट ले पा रहा है। तो अगर जीसीसी और जिस तमाम तरह की लीजिंग वाइट कॉलर स्पेस में होती रहेगी, तो उसका इम्पैक्ट इनकम्स पे आएगा, एम्प्लॉयमेंट पे आएगा, और डेफिनेटली हाउसिंग में आएगा। अभी देखिए, हम चाइना के बारे में पढ़ते हैं कि चाइना में हाउसिंग बबल इतना बड़ा हो गया, ओके, कि आज वो समेटने में भी समेटा नहीं जा रहा। लेकिन जब हम बड़े की बात करते हैं, तो वहां हम बात कर रहे हैं कि कई करोड़ घर इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है या सेल के लिए अवेलेबल है। अभी इंडिया तो वहां तक पहुंचा ही नहीं है। तो हम कह रहे हैं 2.5-3 लाख घर बिकते हैं पर साल, और वही बहुत अच्छा नंबर है। तो अभी वो समय बहुत दूर है एकदम सुपर क्रैश हो जाए। हाउएवर साइकिल्स के थ्रू हम जाते रहेंगे। और इंडिया और चाइना ऐसे कंपैरिजन है, बट इंडिया इकोनॉमिकली चाइना की तरफ जाना चाहता है, और चाइना यूएस की तरफ जाना चाहता है। तो अगर उस पूरी जर्नी को हमें करना है, तो इसमें अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे। इसमें हमें ये चीज का भी ध्यान देना है कि जो एक 12-13-15 साल से एक्टिविटी नहीं हुई है इंडिया में, सेंसस, ओके,
ये जब सेंसस होने वाला है 2027 में, हम सबको ये पता लगेगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया में एक्चुअली काफी ड्रॉप हो चुकी है। ओके, अभी कोई डेटा नहीं है, हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ही ड्रॉप हो रही है और या रीजनली वो बहुत ज्यादा वेरिएशंस है, इट विल हैव, उसके अपना इम्पैक्ट होगा हाउसिंग में, एम्प्लॉयमेंट में, हर चीज में। ओके, ये सब प्ले आउट करेगा, लेकिन अभी इसको प्ले आउट करने में 10-15 साल का समय है। इसमें आप देखेंगे कि एक सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया बहुत एफ्लुएंट होगा उसमें, लेकिन नंबर ऑफ पीपल जहाँ जो रह रहे हैं वो स्टेबलाइज हो चुके होंगे, लेकिन एक सर्टेन पार्ट अभी एफ्लुएंस की तरफ बढ़ रहा है और बहुत तेजी से। उसके लिए क्या मैं उतनी हाउसिंग क्रिएट कर पा रहा हूँ? क्या लोग आपस में इंडिया में जॉब के लिए बहुत आसानी से इधर उधर मूव कर पा रहे हैं? और विपिन जी, एक सबसे सैड बात जो है हमारे लिए, कि हम इतने सालों से लगे हुए हैं, लेकिन हम रहने या मोस्ट एम्प्लॉयमेंट हम 5 सिटीज में ही क्रिएट कर पाते हैं। ये बात दिल्ली आशीष जी एनसीआर, मुंबई, आपने, मैं पुणे। माफी चाह रहा हूं कि बीच में मतलब हमें, मैं इसे कन्वर्सेशन में ले जाना चाहता हूं कि ये बात आपने मतलब बिल्कुल राइट ऑन द हेड ऑफ द नेल, आपने बिल्कुल स्ट्राइक कर दिया है कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में जिनके पास भी पैसे होंगे या जिनके पास भी वो कैपेबिलिटी होगी, या फिर हम ये मान ले कि क्योंकि अभी भी जो हाइब्रिड वर्किंग मोड है, बहुत सारे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम का जिनको मौका मिल जाता है, या आधा ऑफिस आधा घर। छोटे शहर हैं, जो आपने कहा ना कि सब कुछ हो रहा है उन 5-6 बड़े शहरों के अंदर, अर्बनाइजेशन की रेट 60% पे पहुंचेगी, जो हम जानते हैं कि इकोनॉमिक साइकिल का हिस्सा है, पहले 20, फिर 30, फिर 40, 60। लेकिन हमारी ये जो बड़ी सिटी है ना, ये चरमराने लग गई है। नेम इट, आप बात कर लें बेंगलुरु की, न चलने की जगह, हवा पानी की दिक्कत, सब कुछ हो गया है। बॉम्बे अछूता नहीं है, मुंबई अछूता नहीं है, दिल्ली की वही हालत है, चेन्नई की वही हालत है, क्योंकि सारा डेवलपमेंट अब तो हैदराबाद में भी होने लगा है, जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर की हम तारीफ करते हैं। लेकिन अब वो सब क्रम्बल करने लगे क्योंकि सब कुछ वहीं मूव हो रहा है। तो क्या जहां पर अच्छी हवा है, जहां पर छोटे डिस्टेंसेस हैं, जहां पर इजी लाइफ है, क्वालिटी लाइफ है, वहां पर लोग जाके प्रीमियम देंगे? मतलब छोटे शहरों में जिसके पास पैसा होगा वो प्रीमियम देके जमीन खरीदेगा या घर खरीदेगा कि अब मैं यहां आना चाहता हूं, बनिस्बत कि उसको वहां पर थोड़ी चीजें मिले। और थोड़े थोड़े संकेत हमें मिल भी रहे हैं कि बहुत सारे जीसीसीज ने कहा है कि वो टियर 2 इवन टियर 3 सिटीज में जाना चाहते हैं। वर्क फ्रॉम होम भले ही वैसे कम होके आ गया है, लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जिनको हाइब्रिड वर्किंग का मौका मिल रहा है। एक इकोनॉमी अलग से तैयार हो रही है, वो हमारी ये जो इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी है, सोशल, हालांकि वो बहुत बड़ी नहीं है, वो गिने चुने लोग होते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि डायनामिक्स कहीं ना कहीं 10-15 साल में चेंज होगा, जिसके बारे में हम जरूर किसी दिन बहुत डीपली चर्चा करेंगे। बट आपने बिल्कुल सही कहा कि सब कुछ उन 5 शहरों पर जाके टिक रहा है, वो एक चिंता की बात है। बातचीत हम लोग करते करते 1 घंटा निकल आया है, तो अब समय समाप्त होने की तरफ है। लेकिन जाने के पहले छोटे छोटे 2 जवाब आप दोनों से लेना चाहूंगा कि इतनी सारी बातचीत हमने कही। अब वो एक घर खरीदार जिसने दिवाली के आसपास मन या तो कोई डिसीजन ले लिया तो अलग बात है, लेकिन वो अभी भी असमंजस में था, मैं क्या करूं क्या ना करूं, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? छोटा सा 30 सेकंड 40 सेकंड का, कि भाई ये चीजें देख लीजिए एंड गो अहेड। पहले अमित जी आप। बस मैं बोलूंगा रेंटल यील्ड देख लीजिए, ताकि पता चल जाए कि प्रॉपर्टी कहीं बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं है। एमिनिटीज और कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी लेना चाह रहे हैं, तो भी आप प्रॉपर्टी को उसी तरह एनालाइज करिए जैसे कि आपको खुद वहां रहना हो, क्योंकि उससे आपका एनालिसिस बहुत शार्पर हो जाता है और डिसीजन बेटर रहता है। बहुत बढ़िया। आशीष जी। बिपिन जी, एक जो हम प्राइस अफोर्डेबिलिटी की बार बार बात करते हैं, अफोर्डेबिलिटी कैन बी मैनेज्ड अगर हम थोड़े से अपने लोकेशन चॉइसेस पे में फ्लेक्सिबल हो जाए। जैसे मुंबई एक बहुत अच्छा शहर है कि हर तरह की अफोर्डेबिलिटी देता है, क्योंकि आप सिटी के क्रॉस 100 किलोमीटर तक मूव कर पाते हो। तो इसीलिए आप जिस शहर में भी रह रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पॉकेट या आने वाले समय में जो आपकी इनकम होगी आप उससे कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप वो नंबर देखिए और उसके हिसाब से एक लोकेशन देखिए। अगर आपको सूट करती है तो आप 5-8 किलोमीटर आगे पीछे होंगे ना, तो बहुत सारी पॉकेट में बहुत सारे मिडिल इनकम लोगों के पॉकेट्स में एक घर आसानी से आ सकता है। हम लोग इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं, इस कारण से हमें प्रोडक्ट दिखता है कि बहुत एक्सपेंसिव है। चलिए, तो 2 बड़े जानकारों की 2 सलाह आ गई। अब इसके आधार पे आप अपना फैसला ले सकते हैं, और कुछ भी है तो आपके पास हमारा प्लेटफॉर्म तो रहता ही। आप हमें यहाँ पूछें, चाहे प्रॉपर्टी गुरु में पूछें, हम आपके जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अमित जी, आशीष जी, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा रहा ये डिस्कशन, क्योंकि देखिए दिवाली, पोस्ट दिवाली सेल्स और नंबर वो तो एक बात है जो हमने की यहाँ पर, लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसे जंक्शन पे खड़ा है इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर जिसमें इतना ह्यूज पोटेंशियल भी है
और इतनी बारीकियां भी है कि अगर वो कोई समझना चाहे, चाहे उसे घर खरीदना हो खुद के लिए, चाहे इन्वेस्टमेंट है, चाहे कोई और पर्पस है, उसे डेप्थ में जानना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे डिस्कशन जो आज हुए हैं ये हमें उन बारीकियों को बताने में मदद करता है, दिमाग खुलता है रियल एस्टेट के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। और जो हमने कहा, जिसका मैंने जिक्र किया कि ये जो बड़े शहर और छोटे शहर का जो एक डायनामिक शिफ्ट हो रहा है, जो एक फ्यूचर पिक्चर बन रही है, उस पर भी बात करना बेहद जरूरी है। फिर किसी दिन आप दोनों को जब वक्त होगा हम आपको आमंत्रित करना चाहेंगे और उस स्टोरी को भी डीप डाउन थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि क्या फ्यूचर होगा, क्या छोटे शहर उभर के आएंगे, क्या बड़े शहरों की स्थिति ऐसी हो जाएगी एक वक्त कि फिर उसमें स्कोप कम बचेगा और उसका रियल एस्टेट पे क्या इंपैक्ट होगा। फिलहाल आज के लिए आप दोनों ही महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए, और सभी दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। आप हमारी बातचीत सुनते हैं जो कि काफ़ी लंबी होती है और आपके काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक्स हमें मिलते हैं। ये बताइएगा कि ये शो आपको कैसा लगा, क्योंकि आप इसे यूट्यूब चैनल पर भी देखेंगे हमारे, प्लस अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी, जहां इच्छा वहां कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, और टीवी पे भी ये कार्यक्रम आपके लिए हाजिर होता ही है वीकेंड्स पर, जहां देखें लेकिन हमें बताएं ज़रूर। तो चलिए आज के शो को यहीं समाप्त करेंगे, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, नमस्कार।